शाम ढल चुकी थी और सूरज की आखिरी किरणें भी पहाड़ों की ओट में छिप रही थी। दिल्ली की गर्मी से राहत पाने के लिए हम 4 दोस्त राहुल, प्रिया, समीर में और अंजलि नैनीताल से कुछ दूर एक शांत पहाड़ी विला में आए थे। विला बहुत खूबसूरत था, लकड़ी का बना हुआ, चारों तरफ हरे भरे पेड़ और सामने बर्फ से ढकी चोटियों का नजारा। लेकिन उसमें एक अजीब सी खामोशी थी जो हमें अंदर तक महसूस हो रही थी। पहले दिन तो सब ठीक रहा। हमने तस्वीरें खींची, पास की पगडंडियों पर घूमे और रात को अलाव जलाकर खूब बातें की। लेकिन दूसरी रात से अजीब चीजें होने लगी। रात के लगभग 2 बजे होंगे जब मेरी नींद अचानक खुल गई। मुझे लगा जैसे कोई फुसफुसा रहा है। मैंने ध्यान से सुना। आवाज मेरे कमरे के दरवाजे के ठीक बाहर से आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई धीमी आवाज में किसी का नाम ले रहा हो। मैंने हिम्मत करके उठने की कोशिश की, पर मेरे पैर जम गए थे। आवाज बंद हो गई और फिर सब शांत हो गया। मैंने सोचा शायद नींद में कोई सपना देखा होगा। अगली सुबह जब हम नाश्ता कर रहे थे, प्रिया ने कहा, किसी को रात में कोई आवाज सुनाई दी क्या? हम सब एक दूसरे को देखने लगे। राहुल ने बताया कि उसे भी लगा जैसे कोई खिड़की के बाहर से टहलता हुआ गुजर रहा हो। समीर हंसने लगा और बोला, लगता है पहाड़ों की हवा चढ़ गई है तुम्हें। पर उसके चेहरे पर भी हल्की घबराहट थी। उस दिन हमने आसपास के गांव में जाने का प्लान बनाया ताकि रात की घटनाओं को भूल सकें। पर विला वापस आते ही वो अजीब सी बेचैनी फिर से शुरू हो गई। सूरज ढलते ही विला की खामोशी और गहरी हो जाती थी। रात हुई। हमने तय किया कि आज रात हम सब एक ही कमरे में सोएंगे। हमने लिहाफ ओढ़ लिए और हल्की बातें करने लगे। तभी अचानक विला के पुराने टूटे हुए शीशे के दरवाजे से एक तेज खड़खड़ाहट की आवाज आई। ऐसा लगा जैसे कोई बहुत जोर से उसे हिला रहा हो। हम सब चौंक गए। राहुल ने टॉर्च जलाई और दरवाजे की तरफ देखा। दरवाजा बंद था, पर उसकी कुंडी हिल रही थी, जैसे कोई उसे अंदर से खोलने की कोशिश कर रहा हो। कौन है वहां? राहुल ने हिम्मत करके पूछा। कोई जवाब नहीं आया, बस खड़खड़ाहट तेज होती गई। फिर अचानक एक ठंडी तेज हवा का झोंका कमरे में आया और सारी मोमबत्तियां बुझ गई। कमरा एकदम अंधेरे में डूब गया। अचानक एक पियानो की अजीब धुन मुझे कमरे में कहीं से सुनाई दे रही थी। मैंने सोचा, अब ये कौन है? मैंने मेरे सभी दोस्तों की तरफ देखा, पर सब जगह पर थे। अचानक पियानो से एक डरावनी धुन और तेजी से कमरे में घुल गई और कानों में दर्द सा होने लगा। तभी अचानक किसी ने दर्द भरी आवाज में गाना शुरू कर दिया, जिससे हम और भी डर गए। गला डर के मारे सूखने लगा और हाथ पैर कांपने लगे थे। हमारा लड़कों का तो चलो ठीक है, पर अंजलि और प्रिया दोनों डर के मारे रोने लगी थी। मैंने दोनों को जैसे तैसे हिम्मत देने की कोशिश की, पर मैं खुद हैरान था कि यह सब हो क्या रहा है। अचानक कमरे की ब्लैक एंड व्हाइट टीवी चालू हो गई और उसमें डार्क ओपेरा पियानो का संगीत बजने लगा। हमने चैनल चेंज करने की कोशिश की, पर फिर से वही चैनल प्ले हो रहा था। टीवी का आवाज बढ़ते चला गया। इतना तेज आवाज हमारी कानों में गूंजने लगा कि घर के शीशे पर वाइब्रेशन हमें नजर आ रही थी और अचानक से टीवी ब्लास्ट हो गया और उसके शीशे चारों तरफ फर्श पर फैल गए।
इस पैरानॉर्मल एक्टिविटी को होते देख सब सिर से पांव तक कांप रहे थे, पर किसी ने किसी से कुछ कहना ठीक नहीं समझा। हमारी गलती हमें याद आ रही थी जो हमने इस विला में आकर की थी, पर दिल अभी भी इन सभी चीजों को मानने से इनकार कर रहा था, क्योंकि हम साइंस को मानने वाले लोग थे, भूत प्रेत को मानने वालों का मजाक उड़ाते थे, और खुद भी कभी यकीन न करने वाले आज ये सब होता देख रहे थे। सबूत के बलबूते पर ही इंसान यकीन करता है। हमारी रूह कांप रही थी, पर यकीन करे भी तो करे कैसे, जिसे हमने देखा ही नहीं। पर इतना होते होते कुछ नहीं रुका। यह अजीब सिलसिला हमें आगे भी देखने को मिलने वाला था। हमें एक अजीब सी सड़ी हुई गंध आने लगी, जैसे पुरानी लकड़ियों और सीलन की गंध। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। तभी मुझे महसूस हुआ जैसे कोई मेरे कान के पास फुसफुसाया, जाओ, यहां से चले जाओ। आवाज इतनी धीमी थी कि यकीन करना मुश्किल था कि मैंने सुना भी था या ये मेरा वहम था। समीर ने डर कर अपना मोबाइल निकाला और उसकी टॉर्च ऑन की। उसकी लाइट में हमने देखा कि कमरे की दीवारों पर अजीब से साए नाच रहे थे, जैसे कोई अदृश्य शक्ति चारों तरफ घूम रही हो। प्रिया की तो चीख निकल गई। डरावनी आवाजें हमारे चारों तरफ से गूंजने लगी। कोई कान में फुसफुसा रहा था तो कोई तेज आवाज में हंस रहा था। विला की खिड़कियां जोर से खुल रही थी और बंद हो रही थी, और कमरे की लाइट्स अचानक चालू बंद हो रही थी। इससे सबकी हालत पतली हो रही थी। हमें लगा कि अब हमें और देर नहीं करनी चाहिए। हमने अपनी बैग भरी और हम कमरे से निकलने ही लगे थे। अचानक अंजलि को किसी ने बाल पकड़कर पीछे खींचा और बेड पर पटक दिया। हम जगह पर रुक गए। पीछे देखा तो अंजलि बेड पर से उठने की कोशिश कर रही थी, पर उसे कोई अदृश्य शक्ति रोक रही थी और नीचे बेड पर पटक रही थी। मैंने जैसे तैसे अंजलि के पास जाने की कोशिश की और अपने गले में पड़ा क्रॉस का लॉकेट अंजलि के माथे पर रख दिया, जिससे अंजलि चीखने और चिल्लाने लगी और थोड़ी देर बाद अचानक से नॉर्मल हो गई। उसे शांत होता देख मैं समझ गया कि अब खतरा टल चुका है, पर अभी खत्म नहीं हुआ है। हमें यहां से जाना होगा, प्रिया ने रोते हुए कहा। राहुल ने हिम्मत जुटाई और बोला, चलो, हम अभी निकलेंगे। हमें लग रहा था जैसे कोई हमें देख रहा हो, जैसे उस विला की आत्मा हमें जाने नहीं देना चाहती। जैसे ही हम मुख्य दरवाजे की तरफ बढ़े, एक जोरदार धमाका हुआ। विला के ऊपर वाली मंजिल से कोई चीज नीचे गिरी थी, और ऐसे ही और दो धमाके हुए, जिससे विला काफी हद तक गिर चुका था। कुछ ढेर पियानो पर गिरा और एक आवाज के साथ पियानो भी बुरी तरह से टूट गया। मिट्टी और धूल का ढेर नीचे गिरा, पर हैरानी हमें इस बात की अभी भी हो रही थी कि टूटने के बावजूद पियानो की धुन आ कहां से रही है। डार्क ओपेरा की धुन जैसे हमारे कानों में कैद हो गई थी। हमने भागते हुए दरवाजा खोला और बिना पीछे देखे विला से बाहर निकल गए। रात के अंधेरे में हम जितनी तेजी से हो सकता था पहाड़ी रास्ते पर भागे। पीछे मुड़कर देखा तो विला के दरवाजे पर एक धुंधली सी आकृति खड़ी थी जो हमें ही देख रही थी। हमने उस रात गाड़ी रोकी नहीं और सीधे अगली सुबह तक शहर पहुंच गए। आज भी जब मैं उस पहाड़ी विला को याद करता हूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हमने कभी नहीं जाना कि उस विला में क्या था या कौन था, पर एक बात तो तय है, हम फिर कभी किसी पहाड़ी विला में नहीं रुके। कुछ जगह सिर्फ खूबसूरत नहीं होती, वो अपने साथ कुछ डरावने राज भी समेटे होती हैं।